वो फूफो से मिलने के बाद उसका पूछते हुए ऊपर आया था। उसके कमरे में दाखिल होते ही उसे सोते हुए पाया। उसने लॉक लगाने के बाद उसके बेड के पास जूते उतारे और उसके कंबल में घुसा। सो रही हो? कौन सा वक्त है ये सोने का? फाजिल खान ने उसका रुख अपनी तरफ किया तो वो कसमसाई। उसका चेहरा देखते ही दिल पर ठंडी फुहार पड़ी थी। उसके बाल उसके चेहरे से हटाते अपने लब उसके माथे पर रखे थे। वो जो नींद में थी जाग गई। वो जो बंद खुली आंखों से उसे देखने की कोशिश कर रही थी। तो फाजिल खान ने उसे आंख विंक की। मतलब शोहर आया है और कोई परवाह ही नहीं। आप? वो मुकम्मल होश में आते बोली। क्यों आए हो? तुमसे मिलने। उसने महर की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। छोड़ो फैजी, ये फैजी क्या होता है? खान बोला करो। और तुम ना सुनो मैं अब तुम्हारे मुंह से। अब की बार उसका लहजा संजीदा था कि 2 लम्हों के लिए महर भी खामोश हुई। महर ने ध्यान से उसे देखा। सफ़ेद रंग, हल्की बियर्ड, चश्मा लगाए वो पुरकशिश मर्द था। ये चश्मा कब लगा तुम्हें? फिर तुम्हें? ओफो, छोड़ो जा रही हूँ मैं। मामा क्या सोच रही होंगी? कुछ नहीं सोचती। उन्हें पता है कि एक शोहर काफ़ी दिनों बाद अपनी बीवी से मिलने आया है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। अब की बार उसने फैजी कहने से गुरेज किया था। नहीं, फूफो हवेली चली गई हैं और फूफा घर पर नहीं, बस हम हैं अब घर पर। तो ख़त्म करो ये बहस। थक गया हूँ मैं इस महीने में। उसने कहा तो महर को सब याद आया। तुम्हारी वजह से सबको समझा चुका हूँ मैं। उसने बात ख़त्म की। लेकिन तुम जॉब कर ही क्यों रहे हो? तुम्हारे लिए, मेरे लिए क्यों? बस छोड़ो ये बातें और मुझ पर ध्यान दो। उसने हल्की आवाज़ में कहा। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। यहाँ पर एक हॉस्पिटल तामीर करवाया जा रहा था। सरदार हश्तम खान बनवा रहे थे, जिसका सारा जिम्मा अब महत खान ने उठा लिया था कि वहाँ से आना किसी के लिए रोज़ रोज़ मुनासिब ना था। हाँ, उसे खुद के लिए कुछ करना था, क्योंकि अपनी जायदाद तो वो सब ईज़ा शाह को खैरात कर चुका था। सरदार हश्तम उसके नाम का यह अस्पताल बनवा रहे थे। वो जानते थे कि उसे लगता है उसके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन वो इतने बेवकूफ़ ना थे कि वो कल की आई उस औरत पर अपने बेटे की सारी दौलत वार देते। 1/3 हिस्सा उसके नाम करके उसे जान खुलासी करवाई गई थी। सरदार हश्तम के बंदे ईज़ा शाह पर वाजे कर चुके थे कि अब उसका महत खान या इस हवेली से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो थका हुआ घर लौटा तो झट से उसके लिए वो पानी लाती उसके सामने आ खड़ी हुई, फ्रेश एकदम। महद ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। शादी के बाद से अब तक उसने उसे फीके रंगों में ही देखा था, लेकिन आज उसने रेड कुर्ता और कैप्री पहन रखी थी। बाल हल्के नम थे, गालों पर हल्का ब्लश ऑन और हल्की लिपस्टिक। महद खान मुस्कुराया था और दिल से मुस्कुराया था। ये सब उसके लिए ही तो था। उसने पानी पीते उसे नज़रों के हिसार में रखा, जिससे वो बुरी तरह कंफ्यूज हुई। अच्छी लग रही हैं आप, लेकिन लिपस्टिक डार्क होनी चाहिए। उसने उसका गाल थपथपाया और फ्रेश होने चला गया। वो अक्सर ऐसे ही उसकी तारीफ़ कर दिया करता था, और अब ये सब ऐन के लिए बहुत नया था और दिल फरेब भी। वापस आते उन्होंने साथ बैठकर खाना खाया। ऐन, वो जो बर्तन उठा रही थी, पलटी थी। चाय लेकर ऊपर आ जाएं, छत पर हूँ मैं, उसे कहता वो छत पर चला गया। चाय बनाकर वो लाई तो वो झूले पर बैठा था। उसे भी अपने साथ बैठने का इशारा किया। ऐन ने जगह देखी जो ना होने के बराबर थी। उसने वापस महत को देखा तो वो समझ गया। धीरे से उसका हाथ थाम कर उसे अपनी गोद में बिठाया और उसे उसका कप पकड़ाया। ऐन के गाल यकदम गुलाबी हुए। महत खान ने ये मंजर देखकर दम साधा। कोई औरत इतनी हसीन कैसे हो सकती है? वो अपनी चाय पी चुका था, लेकिन ऐन की अभी भी पड़ी थी, क्योंकि वो बुरी तरह कंफ्यूज थी। पहला कदम आज महत खान ने उठाया था इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। उसे ऐन खान से मोहब्बत ना सही, लेकिन उसकी आदत हो गई थी, और आदत मोहब्बत से ज़्यादा जानलेवा होती है। उसके दिल में मोहब्बत की कलियां भी खिलना शुरू हो चुकी थी। सब बदल गया था। ज़िंदगी पहले मुश्किल थी, लेकिन अब हसीन थी। ऐन, उसने गंभीर आवाज़ में कहा। वादा करें कि दोबारा हम माजी का कुछ भी याद नहीं करेंगे। उसका हाथ थामते उसने कहा। वादा, उसने सोचकर आहिस्तगी से कहा। माजी को सोचना उसने तब से तर्क कर दिया था जब से महत खान ने उसे पहली बार सराहा था। और आप? उसने झिझकते कहा। मैं तब तक सोचता रहूँगा जब तक आप मेरी तरफ कदम नहीं बढ़ाते। उसने आसमान की तरफ देखकर रब का शुक्र अदा किया। ठंड बढ़ गई है महत, हमें रूम में चलना चाहिए, उसने आहिस्तगी से कहा। वो जो उसमें खोया था, उसका पहली बार उसका नाम लेने पर चौंका। हसीन लगा था उसके मुंह से अपना नाम सुनना, लेकिन एतराफ़ ना किया और उठकर वो दोनों अंदर आ गए। अच्छा, मुझे लाइट तो ऑन करने दो, देखो अंधेरा हो गया है कमरे में। महर ने एक और बहाना तराशा। महर? अब के उसकी आवाज़ में तंबीह थी। वो भी थम गई, जानती थी कि वो अब उसकी नहीं सुनेगा। मोहब्बत है तुमसे। क्यों है? कब हुई? कैसे है और कितनी है? मैं नहीं जानता। फाजिल खान ने इतराफ़ कर ही लिया था आज।
महर ने आंखें खोलकर उसे देखा। उसकी आंखों में उसका वाज़ेह अक्स था। उसका दिल फाजिल खान की मोहब्बत पर एतराफ़ ले आया। उसने फाजिल खान के गिर्द बाजू हाइल किए। मोहब्बत का इजहार वो शय है और वो जज्बा है जो पत्थर को भी मोम कर देता है। वो तो फिर एक आम सी लड़की थी जो बस ज़िद्दी थी, दिल की उतनी ही नर्म थी। तुम्हें हमसे मोहब्बत नहीं है? उसने वो सवाल पूछा था जो उसे अब भी सता रहा था। अभी नहीं शायद। और कब होगी? पता नहीं। उसने साफ गोई से काम लिया। लगता है होगी भी नहीं। फाजिल खान कहता उठकर बैठ गया तो वो भी उठी। उस वक्त कुछ ऐसा था जो उसे सख्त जहर लगा था। ओके रेस्ट करो, चलता हूँ। लम्हों का तसलसल पल में टूटा। कुछ था जो मुझ में छनाके से टूटा। सैलरी दें अपनी। वो शायद उसे जाने नहीं देना चाहती थी। फाजिल खान ने मुड़ते अपना वॉलेट उसके हाथ में दिया। महर ने खोले बगैर उसे साइड पर रख दिया। बीवी हूँ आपकी, आपको चाहिए कि बिना कहे मुझे पैसे दें? ये हक है मेरा आपके पास। उसने वापस लेटते सुकून से कहा। मिल जाएगी अब से। मूवी देखें? उसने एक ऑफ़र की थी। नहीं प्लीज़ खान, इतना तो कर सकते हैं ना आप? फाजिल खान ने मुड़कर उसे देखा। वो उसकी बातें मान रही थी। क्या था जो मोहब्बत अभी नहीं थी उससे, वो भी वो करवा देता। वो मुतमईन होता। सामने पड़ा लैपटॉप लेकर लिहाफ में बैठ गया। वो भी उठकर बैठ गई। मूवी मेरी पसंद की होगी, क्यों मैं लगाऊंगी? नहीं, हर बात तुम्हारी नहीं मानी जाएगी महर। उसके नाना करने के बावजूद वो हॉरर मूवी लगा चुका था और फिर 2 लम्हे बाद वो डर कर अपना मुंह उसकी जैकेट में दे देती, क्योंकि वो काफ़ी डरती थी हॉरर मूवीज से। मुखालिफ ने शायद इसी बात का फ़ायदा उठाया था। उफ, बंद करो इसे फैज़ी। अब की बार हॉरर सीन आने पर वो चीखी और लैपटॉप की स्क्रीन बंद की। थोड़ी देर बाद, महर तुम्हारे पीछे क्या है? वो चीखा। उससे ज़्यादा ज़ोरदार चीख महर की निकली थी और वो रोने लगी थी। फाजिल खान के कह कहे पूरे कमरे में गूंज रहे थे जो उसे रोते देखकर थमे। ओके सॉरी महर, देखो कुछ भी नहीं है। आई हेट यू, वो उसे मुक्का मारते हुए बोली थी। फाजिल खान मुसलसल मुस्कुरा रहा था। यकदम ज़िंदगी हसीन लगने लगी थी उसे। ज़िंदगी हर इंसान के लिए हसीन है जिसका मन चाह शख्स उसके साथ हो। फाजिल खान ने उसके आंसू साफ किए थे। वो रात ऐन ने कैसे गुजारी वो जानती थी। पहली बार उसने उस पर हक जमाया था और उसने क्या किया और क्यों, वो ये खुद भी नहीं समझ पाई थी। आज का दिन उसका फजूल इन्हीं सोचों में गुम गुजरा। वो वापस आते ही अपना सामान समेटने लगा। ऐन का दिल रुका था। क्या वो उसे छोड़ रहा था? सारे शॉपिंग बैग्स जो वो साथ लाया था सामने सोफे पर रखे। उसको साथ ले जाकर शॉपिंग करवाना चाहता था, लेकिन उसे रात को यह एहसास हो गया था शायद वो इस रिश्ते को भी पूरी तरह कबूल नहीं कर पाई। यही बात चुभ रही थी उसे। पैकिंग करें ऐन, हम वापस जा रहे हैं। उसने ऐन की शक्ल देखते तरस खाकर उसे बताया। ऐन ने फ़ौरन अपनी पैकिंग की कि कहीं नाराज़गी में वाकई वो उसे छोड़ ही ना जाए यहाँ। शाम 5 बजे वो निकले और रात का खाना उन्होंने वहाँ सबके साथ मिलकर खाया था। एक खामोशी थी जो सबने महसूस की उनके दरमियान, लेकिन उन्हें वक्त देना ज़रूरी था। सरदार हश्तम खान महत खान से काफ़ी देर बैठे बातें करते रहे, फिर सोने के लिए लेट गए और उसे भी सोने के लिए भेजा। वो कमरे में आया तो वो सो चुकी थी। उसने गहरी सांस भरी। सब इतना आसान नहीं था जितना उसे लगने लगा था। कुछ था जो चुभ रहा था अभी भी। ऐन के सुबह उठने से पहले ही वो जा चुका था नीचे। उसे गुस्सा तो आया, लेकिन फिर फ्रेश होकर नीचे पहुंची। वो टेबल पर नाश्ता आगे रखे बैठा था। कॉफ़ी पीते उसने मुलाजमा को आवाज़ लगाई। ये कैसी कॉफ़ी है साहब? हमको तो ऐसी ही आती है बनानी कॉफ़ी शॉफ़ी। मुलाजमा ने नखरे से कहा तो उसने सीढ़ियों से उतरती ऐन को देखते रुख मोड़ा। ऐन सीधा किचन में गई। उसकी कॉफ़ी और टोस्ट दोबारा बनाए, क्योंकि पहले ही ठंडे हो चुके थे। लाकर उसके सामने रखे और पहली रखी हुई प्लेट और मग उसके सामने से उठाया। वहाँ बैठे तमाम लोगों को खुशगवार हैरत हुई। मुझे पराठा खाना है आज, उसने टोस्ट की प्लेट हटाते हुए कहा। ऐन ने दांत पीसे और दोबारा किचन में चली गई। ज़ैनब खान और सरदार हश्तम आज उन दोनों को हैरत से देख रहे थे। वो बिल्कुल बदल गए थे। ऐन बिटिया, बुरा ना मनाना, लेकिन आपके सरताज साहब के बहुत नखरे हैं। उसी मुलाजमा ने तबसरा किया तो वो मुस्कुराई। आप कल से उनका नाश्ता मत बनाइएगा, हम खुद बना लेंगे। नहीं नहीं, हमारा ये मतलब नहीं था। नहीं, उन्हें आदत हो गई है मेरे हाथ के खाने की। आपका खाना उन्हें पसंद नहीं आएगा, इसलिए कह रही हूँ। वो शाइस्तगी से बोली तो मुलाजमा मुस्कुराई। ऐन ने लाकर उसके आगे पराठा रखा और वापस मुड़ने लगी। अब उठी गई थी तो खुद के लिए भी बना लेती। बैठ जाएं, हम आधा ही खाएंगे, उसने कहा तो एक बार फिर सबका मुंह हैरत से खुला। ऐन वापस अपनी जगह पर बैठ गई। वो शख्स उसे पागल बना रहा था या खुद था? उसके बैठते ही महत खान ने आधा पराठा उसकी प्लेट में रखा और टोस्ट उठाया। ऐन जानती थी कि खाना तो उसे टोस्ट ही था, ये सिर्फ उसे तंग करने का एक बहाना था।
उसने खामोशी से खाना शुरू किया। पानी पी कर रखा कि गिलास उचक कर बाकी का वो पानी पी चुका था। सरदार हश्तम ने महत को देखा, जिसने आज तक किसी के झूठे गिलास में पानी नहीं पिया था। आज कैसे धड़ल्ले से उसी का बचा हुआ पानी पी गया था। उन्होंने मायनी खेजी से सबको देखा तो सब मुस्कुराए। सबकी नज़रें उन पर थीं, जिनकी नज़रें एक दूसरे का तवाफ कर रही थीं। वो उठकर गया तो वो भी उठ गई और आकर जानबूझकर मैगज़ीन लेकर बैठ गई। जानती थी वो अब उससे ज़रूर मुखातिब होगा। कपड़े निकाल दें अगर वक्त मिल जाए तो। महत जानता था कि वो जानबूझकर ये सब कर रही है। उसने खामोशी से कपड़े निकाले तो वो चेंज करता ज़मीनों की तरफ चला गया। अगले रोज़ वो उसे सब कुछ दिलवा चुका था। पहले खुद की पसंद की शॉपिंग, फिर नया फ़ोन, कुछ मेकअप और उसके बाद नोज़ पर्सिंग करवाई थी उसने उसकी। कपड़े सारे खुद पसंद किए थे। कुछ तो ऐसे थे कि वो देख कर ही मना कर देती, लेकिन उसे जो जो पसंद आ रहा था वो उसे पूछे बगैर पैक करवाता जा रहा था। अब वो गाड़ी में बैठे जहाँ वो रो रही थी। महर बस करो, इतना तो बच्चे नहीं रोते कान बनवाते वक्त। आप करवाएं ना तो पता चले कि कितना दर्द होता है। वो शू शू करते बोली, खुदा का खौफ करो, मैं क्यों करवाऊंगा। अच्छा छोड़ो, दिखाओ तो कितनी प्यारी लग रही है। आपने कहा था दर्द होगी तो आप हमारी बात मानेंगे। उसने उसकी बात उसे याद करवाते का हुक्म करें। वो बेचारी शक्ल बनाकर बोला, अभी नहीं, सोच कर बताएंगे, लेकिन आप पूरी करेंगे, ओके। उसके बाद वो उसे छोड़कर जा चुका था। चूंकि अगली सुबह उसे वापस शहर के लिए निकलना था तो उसे अपनी पैकिंग भी करनी थी। पैकिंग के बाद वो सबसे मिला। आज रात का खाना हवेली में रखा गया था तो सब वहीं मौजूद थे। महर ने उसका दिलाया काला शफून का लिबास पहना था, जिसमें वो नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। उसकी नज़रें उसी का तवाफ कर रही थीं। तेरी ही है, हौसला रख। महत खान, जिसकी खुद की नज़रें किसी पर थीं, फाजिल खान को टहूका मारकर बोला, बेटा मेरी वाली तो फ़िलहाल पहुंच से दूर है, इसीलिए दूर से देखकर ही काम चला रहा हूँ। तेरी वाली तो तुझे मिल गई है, तुझे फिर भी शर्म नहीं आ रही। उसने महत खान से हिसाब बराबर किया तो दोनों मुस्कुरा दिए। वो रात ही सबको मिल चुका था, क्योंकि सुबह 5 बजे उसे निकलना था। अभी भी वो महर मैडम का वेट कर रहा था, जो उसका मैसेज सीन करके भी दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। वो पुप्पो के घर आया था। मेन गेट चौकीदार उसे देखकर खोल चुका था, लेकिन महर ने अपने कमरे के दरवाजे को लॉक लगाया और वो थी कि जानकर खोल नहीं रही थी। महर, अब अगर दरवाज़ा नहीं खोला तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। उसने उसके कमरे के बाहर खड़े होकर उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया। वो है भी नहीं कोई। खैर, क्या कर लेंगे आप। फूफो से जाकर तुम्हारे रूम के दरवाजे की चाबी लाऊंगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि सुबह के 4 बजे मैं कैसे उनकी बेटी के पीछे जलील हो रहा हूँ। और तीर निशाने पर लगा। महर ने दरवाज़ा खोल दिया था। फाजिल खान ने अंदर दाखिल होते ही उसे पकड़कर दरवाजे से लगाया और दरवाज़ा लॉक किया। क्या मसला है तुम्हें। वो उसे गुस्से से देखकर बोला था, आपको शर्म नहीं आती किसी लड़की के कमरे में सुबह 4 बजे आते हुए। किसी लड़की के नहीं, अपनी बीवी के कमरे में। और हाँ, तैयार रहो, अगले महीने आऊँगा तो बाबा से शादी की बात करूँगा। वो तो इस बार ही करना चाह रहे थे। नहीं, अभी नहीं। महर की मुस्कुराहट को एकदम ब्रेक लगा। क्यों नहीं, अभी मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। महर, बहुत वक्त दे दिया मैंने तुम्हें, और 1 महीना और है। अच्छे से जहन बना लो। आपको समझ क्यों नहीं आ रही खान, मुझे अभी शादी नहीं करनी। फाजिल खान की आंखें यकदम सुर्ख हुईं। उसका बाजू पकड़कर उसकी कमर के साथ लगाया। तैयार करो खुद को मेरे लिए, क्योंकि तुम्हारा इनकार मुझे तपती आग में जला रहा है। फाजिल खान ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा तो उसने आंखें नीची कर लीं। और हाँ, दोनों हाथों पर मेहंदी लगवाकर पिक्चर भेज देना। फाजिल खान के नए हुक्म पर वो तिल मिलाई। नहीं है पसंद मुझे मेहंदी। पसंद तो तुम्हें मैं भी नहीं हूँ बेबी, लेकिन क्या करें, रहना तो मेरे ही साथ है ना। आप इस तरह मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते। अच्छा, और कौन रोकेगा मुझे। उसने उसके बाजू को मजीद मरोड़ते हुए कहा, हाथ छोड़े मेरा, दर्द हो रहा है। मुझे भी होता है जब तुम बात बात पर मुझे और मेरी मोहब्बत को धुतकारती हो। धुतकारा नहीं है, लेकिन अभी वक्त चाहिए मुझे। उसने अपना हाथ आज़ाद कराते कहा, जहाँ उसकी उंगलियों के निशान पड़ चुके थे। फाजिल खान ने उसका चेहरा अपने तरफ मोड़ते हुए कहा, मैं वापस आऊं तो कोई फजूल बकवास ना सुनूं तुम्हारे मुंह से। मैं नहीं करूंगी शादी, कर लें जो करना है। वो चीखी थी, तुम मुझे सख्ती करने पर मजबूर कर रही हो अब महरीन खान। फाजिल खान समझ नहीं पा रहा था कि उसके इनकार की वजह क्या है। उसकी आंखों में उसने खौफ का अक्स देख लिया था, और शायद वो जान चुका था कि महर महर डरती थी बहुत। शादी जैसे रिश्ते से ऐन का वो हाल देख चुकी थी। उसे मर्द जात से डर लगता था। फाजिल खान उस पर कितना ही मेहरबान क्यों ना हो, लेकिन था तो उसी हवेली का खून ही ना। यूं नहीं, देखो, इससे ज़्यादा की हकदार हो तुम। फाजिल खान ने उसकी तरफ एक भरपूर निगाह डाली और बोला, ख्याल रखना,
इसे 1 महीने में अपना, इसके बाद मैं खुद रख लूँगा, और हाँ, मेहंदी ना लगवाई तो 1 महीने बाद तुम्हारी सज़ा डबल हो जाएगी। वो उसके माथे पर बोसा देते बाहर निकल गया। महर भी बेजान कदमों से बिस्तर तक आई और लेट कर फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके जाने के बाद ऐन ने सारी पैकिंग खोली थी और साथ वो शॉपिंग बैग्स भी चेक किए जिसमें उसके लिए बेशुमार चीज़ें थीं। वो शोख रंग के कई सूट जो अपनी मिसाल आप थे, 2 घड़ियाँ, चूड़ियों के 6 सेट, कुछ मेकअप और एक बैग अलहदा रखा हुआ था। उसे खोला तो उसमें शिफॉन की साड़ी थी। उसने जल्दी से उसे खोल कर देखा। उसने सब दिला दिया था उसे। महरून लिपस्टिक वो अपनी पसंद की लाया था। ऐन के होंठों पर मुस्कुराहट खुल कर आई। अब तो उसे मनाना बनता था। उसके वापस आने तक वो कमरे की हालत में तब्दीलियां ला चुकी थी। अलमारी से सारी पुरानी चीजें निकाल दी जिनमें कुछ ईजा शाह की थी। उसने उन सब को फेंक दिया था। एक तरफ अपने कपड़े सेट किए और एक तरफ उसके। सारा मेकअप सेट किया। आज ये कमरा ईजा शाह की हर चीज से आज़ाद हो गया था, क्योंकि अब सही मायनों में ये कमरा ऐन महत खान का था। नई बेडशीट बिछाते, नए फूल वॉज में सेट करते उसने आखिरी तनकीदी नज़र कमरे पर डाली जिसकी हालत वो सुधार चुकी थी। फिर फ्रेश होने चली गई क्योंकि उसकी वापसी का वक्त हो रहा था। उसके दिलाए नारंगी शॉर्ट शर्ट और कैपरी में वो बाहर आई। लंबे बाल जल्द सूखते ना थे तो वो ड्राई करने का सोचने लगी। इससे पहले उसने छोटे छोटे इयर रिंग्स पहने। मस्कारा और ब्लश ऑन लगाते उसने खुद को देखा। वो पहली बार ऐसे तैयार हुई थी। हल्के रंग की लिपस्टिक शरारत से कुछ सोचते उसने लगा ली, क्योंकि नई लिपस्टिक्स वो लाया था जो वो सारी डार्क शेड्स की थी। बाल सुखाकर वो अब पीछे के टसल्स बांधने की तगदो में थी जो उससे बांधे नहीं जा रहे थे। उफ, ये लगाने की क्या ज़रूरत थी? उसके साथ तो सोया भी नहीं जाएगा। अभी वो मजीद कोई गौर अफशानी करती। वो दरवाज़ा खोलता अपने ध्यान में अंदर आया। उस पर नज़र पड़ते उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मबहूत ही तो रह गया था वो उसे ऐसे देखकर। निकाह के बाद अब उसे थोड़ा सा तैयार देखा था उसने, नहीं तो वो बहुत सादा रहती थी। कदम बढ़ाते उसके पास आया। दोनों की धड़कनों ने इंतशार बर्पा किया था। उसने आकर खामोशी से पीछे से उसके टसल्स बांधे। उसकी उंगलियां इनकी गर्दन से मिस हुई तो उसने आंखें बंद की। वो पीछे हटता वॉशरूम चला गया तो वो भी होश में आई। उसे अंदाज़ा हो रहा था कि महत खान को मनाना इतना आसान ना था। वो कॉफ़ी बनाने चली गई क्योंकि आज वो लेट आया था। जिस दिन वो लेट आता खाना खा कर आता। कॉफ़ी बना कर लाई तो वो बाहर टेरेस पर खड़ा था। रात के 9 बज रहे थे। सब कमरों में जा चुके थे। उसने कॉफ़ी लाते ही उसके आगे की तो उसने खामोशी से थाम ली। अपनी नहीं लाई? नहीं, आपसे ले लेंगे थोड़ी सी। उसने शुक्र किया कि वो बोला तो था। महद ने उसे देखा। जैसे ही नज़र उसकी लिपस्टिक पर गई उसने रुख मोड़ लिया। ऐन जान गई थी कि उसे पसंद नहीं आया ये शेड। अच्छा नहीं है क्या ये लिपस्टिक का शेड? उसने जानबूझकर पूछा। पता नहीं, रूखा सा जवाब सुनते ऐन ने मुंह बिसोरा और उसका रुख झटके से खुद की तरफ मोड़ते हुए उसके करीब हुई थी। अब देखकर बताएं ध्यान से। महद उसके कॉन्फिडेंस पर हैरान था, लेकिन अंदर ही अंदर खुश भी, क्योंकि ऐसा ही वो उसे देखना चाहता था। मूड एकदम खुशगवार हुआ था। मैं बताऊं तो आपको मेरा तरीका पसंद नहीं आएगा। अब के उसने उसके गिर्द हिसार बांधते कहा। तो सीधे तरीके से आप हाँ या ना में जवाब दे देना। ऐन ने अपनी तरफ से मशवरा दिया था। और जो मैंने इतनी सारी दिलवाई वो क्यों नहीं लगाई? उसके बालों की लट पीछे करते उसने इस्तफसार किया। अभी आदत नहीं, धीरे धीरे डाल लूंगी आदत। उसने उसके हाथ से मग लेकर सिप लिया। महद ने झुकते उसके माथे पर प्यार किया। इस एक बोसे में क्या कुछ ना था? मान, भरोसा, मोहब्बत, चाहत, सब कुछ। उसकी सोच के ऐन मुताबिक उसने मेहंदी नहीं लगवाई थी, बल्कि अपना फ़ोन ही ऑफ कर दिया था। फाजिल खान उसे 1000 कॉल्स कर चुका था, लेकिन अब नंबर ही ऑफ था। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो था कि उसके लिए पूर बदल गया था और अब भी वो इससे शादी से इनकारी थी। इस वाक़ये को हफ्ता गुजर चुका था। उसने फाजिल खान से कोई राब्ता ना किया था। क्या वो खुद नहीं चाहती थी या जानबूझकर? वो क्या चाहती थी वो खुद भी नहीं जान पा रही थी। शादी एक ना एक दिन करनी थी उसे, और करनी तो फाजिल खान से ही थी, क्योंकि उसका खुद का गुजारा नहीं था उस शख्स के बगैर। लेकिन अभी नहीं, अभी वो तैयार नहीं थी। और फाजिल खान का उस दिन का रूप याद करते वो जी जान से कांपी थी। अब भी वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। आईने के सामने खड़ी अपना सोगवार हुस्न देख रही थी। उसी के दिलाई डार्क पिंक कलर के लिबास में वो खिली खिली सी लग रही थी। बाल सुखाते उसने घड़ी पर वक्त देखा जो ज़्यादा हो चुका था।
तेजी से नीचे भागी। नाश्ते की मेज पर उसके मामा बाबा मुस्कुराकर किसी से बात कर रहे थे फोन पर। नजदीक जाकर उसे एहसास हुआ कि आवाज़ उस दुश्मन जान की थी जिसे वो नज़रअंदाज करती खुद भी तड़प रही थी। पापा उठकर जा चुके थे। मामा अब भी उससे न जाने क्या राजो न्याज कर रही थी। वो बस लाताल्लुकी से बैठी थी, वहाँ अपनी प्लेट में चम्मच घुमाती। वो भूल गई थी कि स्कूल से लेट हो रही है। ये तू बेटा ज़रा अपनी बीवी से बात कर, मैं आती हूँ। उन्होंने फ़ोन उसे पकड़ाया और किचन की तरफ बढ़ गई। क्यों? क्योंकि चाय उबल रही थी। फाजिल खान के मुस्कुराते होंठ उसे देखते सिकुड़े जो कि मेहर खान ने शिद्दत से नोट किए थे। अभी वो कुछ बोलती कि फ़ोन खटाक से काट दिया गया। यकदम उसकी आंखों में आंसू उतरे। उसने होंठ बुरी तरह कुचले। मामा को वहीं खुदा हाफिज बोलकर वो निकल गई। रास्ते में उसे एक जगह रुकना पड़ा क्योंकि स्कूल घर से काफ़ी देर की मुसाफत पर था, तो वो खुद आती थी। सामने का मंजर ही इतना हैरान कुन था कि वो वहीं थम गई। उसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच चुका था क्योंकि सामने ही शाहनवाज उसके स्कूल की साथी टीचर को खड़ा हरासा कर रहा था। उससे न जाने क्या कह रहा था कि वो रो पड़ी। उसका रुख दूसरी तरफ था कि वो मेहर को देख ना सका। मेहर उसके करीब आती और उसके मुंह से अल्फाज सुने तो उस पर सख्ता तारी हुआ। इतनी बेहुदा गुफ्तगू। शाहनवाज का हाथ उस लड़की पर पहुंचता कि मेहर ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा और चटाक उस लड़की ने भी मुंह पर हाथ रखा। तो साली, ये शहर तुम्हारा है, यहाँ की लड़कियाँ नहीं। औकात में रहो शाहनवाज खान। अच्छा हुआ मेरी बहन की जान छूटी तुमसे। इतने घटिया कैसे हो सकता है कोई भला। और तुम तुम अब उसका रुख लड़की की तरफ था। यही थप्पड़ तुम्हें इसे मारना चाहिए था ताकि अगली बार ये इस किस्म की बेहुदा हरकत की जुर्रत ही ना कर सके। लड़की ने रोकर अपना चेहरा झुका लिया था। तू चल, तुझे मैं घर चल के बताता हूँ। शाहनवाज ने उसका बाजू पकड़ा और अपने साथ घसीटने लगा। वो अपनी तमाम तर मज़ाहमत के बावजूद उससे नहीं जीत सकी थी। उसने हवेली में दाखिल होते ही एक नया हंगामा शुरू कर दिया था। सब इकट्ठे हो चुके थे। क्या मसला है शाहनवाज? सरदार हश्तम ने पूछा तो खामोशी छा गई। पूछें इससे कि क्या करती फिर रही है। उसने मेहर को धक्का दिया तो वो लड़खड़ाते गिरते बची। क्या हुआ है मेहर बच्चे? उनका अंदाज घर की औरतों से अच्छा हो गया था कुछ। ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ। ये औरत बाहर अपने किसी आशिक से मिल रही थी तो मैंने देख लिया। बस, इससे आगे एक लफ्ज़ नहीं सुनेंगे हम अपनी बहन के खिलाफ तुम्हारी घटिया ज़ुबान से। अब की बार ऐन आगे आते बोली। आज हवेली का मंजर ही अलग था। औरतें खुद के लिए बोलना सीख गई थी। और फिर शाहनवाज ने काफ़ी गंद बका था। खामोश। सरदार हश्तम खान की गरजदार आवाज़ से वहाँ सन्नाटा छाया। मेहर बेटा, अब से आप नौकरी नहीं करेंगी। मेहर समेत तमाम औरतों ने झटके से सरदार हश्तम को देखा। इस महीने फाजिल खान रुखसती चाहता था लेकिन वो नहीं आ पाया कुछ मामलात की वजह से। लेकिन अगले माह आपको रुखसत कर लिया जाएगा, सो उसकी तैयारियां करें। सब औरतों ने सुख का सांस लिया लेकिन मेहर ने नफरत से शाहनवाज को देखा। सरदार हश्तम ने उसके सर पर हाथ रखा। आप अच्छी सी खरीदारी करें, अपनी शादी के लिए जो चाहिए मुझे बताएं। फाजिल खान भी आता होगा और तुम। शाहनवाज, कमरे में आओ मेरे फौरन। वो जा चुके थे और शाहनवाज भी उनके पीछे पीछे गया। औरतें सब पुरजोश हो गई थी। सरदार हश्तम और हवेली के बाकी मर्द बदल रहे थे। ये सब महत खान और फाजिल खान की बदौलत हुआ था। उसने वहां मौजूद कुर्सी को हाथ मारकर गिराया। वो घटिया शख्स हमारे किरदार पर बात कर गया और यहाँ सबको तैयारियों की पड़ी है। ऐन खान, होश में आओ। उसकी माँ ने उसका बाजू पकड़कर झिंझोड़ा था। नहीं मामा। क्यों? क्यों नहीं? पलट कर एक थप्पड़ रसीद किया गया उसे। वो होता कौन है मेरे बारे में इतनी नीच बातें बोलने वाला? तुम्हारे मामू देख लेंगे। घर चलो अब तुम। नहीं, वो बाहर खड़ा किसी औरत को तंग कर रहा था, हरासा करने की कोशिश कर रहा था। मैंने रोका तो मुझ पर कीचड़ उछाल रहा है। तमाम खवातीन खामोश हो गई। मेहर, घर जाओ। अब की बार ऐन ने उसे समझाना चाहा। हमारी कोई इज्जत नहीं। क्या यहाँ सारी इज्जत सिर्फ इन मर्दों की है? आज उसे एक थप्पड़ लगाकर बताया जाता कि औरत की किरदार कशी कैसे की जाती है। लेकिन नहीं, मर्द है ना, कहाँ कुछ कहा जाएगा उसे। मैं बता रही हूँ, ये शख्स जब तक सबकी इज्जत मिट्टी में नहीं मिला देगा ना, चैन से नहीं बैठेगा। वो चीखी। मेहर। फाजिल खान जो अभी आया था, उसको सारी बात बाहर ही मालूम हो गई थी। वो अंदर आया जहाँ वो आतिश फिशां बनी खड़ी थी। खान, देखें इसने क्या किया है, क्या कहा है इसने। खान, वो उसके पास आती उसका हाथ पकड़कर बोली। श्श मेहर, घर जाएं आप। मेहर ने यकदम उसका हाथ छोड़ा। आंखों में भी यकीनी दुराई। वाह, मतलब बीवी पर भाई को तरजीह दी जा रही है। वो गुस्से में क्या बोल रही थी शायद उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। एनाफ, सुन लिया हमने सब। फुफो इसे लेकर जाएं, दिमाग ख़राब हो गया इसका। हाँ, यहाँ सब कुछ औरतें ही तो करती हैं। आप मर्द तो फरिश्ता सिफ्त हैं, आप भी इन जैसे ही है ना।
महर तमीज़ से बात करो। अब के फाजिल खान ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। सबके सामने उसे उसका खुद से यूं बात करना शदीद जहर लगा था। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें शादी नहीं करनी आपसे। आप तो अभी से हमें नहीं समझे। आपको चाहिए था कि जाकर उसका गिरेबान पकड़ते। उसने आपकी बीवी की किरदार कशी की है, कल को आप भी। चटा। सब ने मुंह पर हाथ रखा और वो जमीन बोस हुई।